नमस्कार आप सभी साथियों को, भाइयों बहनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा दमदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक ऐसा भजन लेकर के आया हूँ जिसे सुन करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और टॉपिक भी ऐसा है कि मन खुश हो जाएगा। आप पढ़िए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरा भजन अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। चलिए इस भजन की शुरुआत करते हैं। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अरे घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना, मौन भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। चलिए इस गाने को मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आऊँगा और बहुत ही कहा जाए शानदार तरीके से, हो सकता है हारमोनियम के साथ लेकर के आऊँ। और ये जो भी मैं गाने गाता हूँ तो इनको एक दिन मैं आपके सामने हारमोनियम के साथ भी लाऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो चलिए ठीक है, आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऐसा दमदार टॉपिक है और ऐसी ये टॉपिक जो है ये आपका चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इतना दमदार टॉपिक है कि सीटेट में तो ये मान के चलिए कि कतई जहर, जो बोलते हैं ना, कतई जहर है एकदम। तो आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, अच्छा रहेगा। टॉपिक का नेम है, पहला तो आपको मैं समझा दूं कि यह है क्या। ये टॉपिक आता है सबसे मोस्ट है, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, शाला आधारित आकलन यानी विद्यालय आधारित आकलन। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पहला जैसे मैंने बोला असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ओके, एंड असेसमेंट एज लर्निंग हो गया, असेसमेंट इन लर्निंग हो गया, है ना। यानी इन लर्निंग मीन्स अधिगम में आकलन। तो चलिए मैं विस्तार से इसको समझाते जाऊंगा और आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और स्कूल बेस्ड लर्निंग है, लास्ट अपना है स्कूल बेस्ड लर्निंग। तो चलिए चलते हैं, इसको हम बताते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जो है पहला है कि अधिगम का आकलन क्या होता है। अधिगम का आकलन होता है तो उसे हम आपको समझाते हैं कि आखिर अधिगम का आकलन क्या है या अधिगम के लिए आकलन क्या है। इतना गजब तरीके से समझाऊंगा आपको कि वास्तव में आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो दोबारा नहीं भूलने वाला है। मेरे से लिखित ले लीजिए आप। तो पहला मैं आपको बताता हूं कि अधिगम के लिए आकलन किसे कहते हैं। तो आप नोट डाउन करते जाइएगा और इतने शानदार तरीके से आप नोट करते जाइए और अपन पढ़ाते जाते हैं। तो पहला लिखते जाइएगा, टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को पढ़ने के दौरान, सीखने के दौरान क्या करते हैं,
यानी बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान ही क्या करते हैं, इसमें हम उसका आकलन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है। अरे भैया आकलन, पहला तो मैं आपको बताऊं कि आकलन क्या कहलाता है। आकलन किसी भी बच्चे का गुणों का निर्धारण जब अपन कर लेते हैं, उसके गुणों को जांच परख लेते हैं, उसके व्यवहार को जांच परख लेते हैं, वही तो आकलन कहलाता है, वही तो मूल्यांकन कहलाता है ना। मूल्यांकन उसके सभी पक्षों का हो जाता है और आकलन किसी एक विशेष पक्ष का ही होता है। तो देखिए आकलन में, अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है कि सीखने के दौरान ही जब अपन आकलन करते हैं, यानी क्लास में जैसे बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान ही हम उसका क्या पूछ लें कि 1 सेकंड का समय लगेगा थोड़ा सा, चलिए। तो अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है, जैसे बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और क्लास में पढ़ते दौरान ही हम उससे कोई भी सवाल पूछ लें, तो ये क्या कहला जाता है, अधिगम के लिए आकलन कहला जाता है। यानी एक उदाहरण से और समझिए आप, जैसे मम्मी जी खाना बना रही हैं और खाना बनाने के दौरान ही मान लीजिए उन्होंने क्या किया, अलग से चाय को लिया और टेस्ट किया, तो चाय बनाते हुए उन्होंने टेस्ट किया ना कि चाय फीकी है या चाय मीठी है, कैसी है चाय, तो यही क्या कहलाता है, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो देखिए यदि सीखने या पढ़ने के दौरान या पहले किया गया आकलन अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। किसके लिए, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है भैया, उदाहरण है क्लास टेस्ट, यानी क्लास में हम पढ़ाने के दौरान जब हम टेस्ट लेते हैं तो इसमें उदाहरण लिख लीजिए, क्लास टेस्ट हो गया आपका, है ना। क्लास टेस्ट के अलावा आपका क्या कहला जाता है, मौखिक रूप से भी अपन पूछ लेते हैं बच्चों से, वो भी एक उदाहरण में आ जाता है। और सबसे वो बात यह है कि देखिए जब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बोर्ड के सामने आ जाते हैं तो आपको लिखने में असुविधा भी हो जाती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं, आप लोग लिख लिया करिए अच्छे से, है ना। और तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, जोड़ घटाना कर रहा है। अब बच्चा क्लास में जोड़ घटाना कर रहा है तो अधिगम के दौरान कर रहा है और करते समय अटक गया, तो हम उसी दौरान उसको समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते। यदि बच्चे को उसी दौरान, पढ़ने के दौरान ही अपन समझा दिए, तो यही तो कहलाता है भैया, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो आइए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। आपने अधिगम के लिए आकलन समझ लिया ना, मैंने बताया। या फिर आप प्रवेश परीक्षा, पहले क्यों लगाया मैंने, पहले इसलिए लगाया क्योंकि देखिए प्रवेश परीक्षा भी इसके उदाहरण में आती है। प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा। अब क्या होता है, प्रवेश परीक्षा में पढ़ने, आप मान लीजिए 10वीं किसी स्कूल में जा रहे हैं, 10वीं आपको पढ़ना है और पढ़ने के पहले ही आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो अधिगम के पहले ही तो टेस्ट लिया जा रहा है, आपको वहां पहले पढ़ने दिया जा रहा है क्या, पहले वहां पढ़ने से पहले ही आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अधिगम के पहले या अधिगम के दौरान जब किसी बच्चे का या व्यक्ति का आकलन किया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं अपन, अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। ये सीधी सी सरल सी भाषा में हो गई। आइए सेकंड टॉपिक में चलते हैं। सेकंड टॉपिक बहुत ही मजेदार है, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सेकंड टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब भैया असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, जब हम, क्या होता है, जब किसी भी बच्चे का यानी पढ़ाई के पूर्ण होने के बाद हम उसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे आपका वार्षिक परीक्षा हो गई, यानी पढ़ाई पूर्ण हो गई, यानी साल भर का मैटर कंप्लीट हो गया, 2 महीने का, 6 महीने का, जितना भी कोर्स होता है कंप्लीट हो गया, तो
क्या होता है, शैक्षिक पद्धति को, शैक्षिक प्रणाली जो होती है ना, वो पूर्ण होने के बाद जब अपन क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, तो यही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अरे सीधी सी बात है, जब हम अपन वार्षिक परीक्षा देते हैं तो संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियां कंप्लीट होने के बाद ही तो अपन आकलन करते हैं बच्चों का, और उसी आकलन में क्या किया जाता है, बच्चे को ग्रेड प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ग्रेड और अंक किस में प्रदान किया जाता है, अधिगम के लिए आकलन में, अधिगम का आकलन में, है ना। तो ये आपको समझते रहिएगा कि ग्रेड और अंक किसमें प्रदान किए जाते हैं, जब अधिगम का आकलन किया जाता है, यानी वार्षिक परीक्षा के अंत में ही ग्रेड अंक प्रदान किए जाते हैं, और ये किसमें आता है, अधिगम का आकलन में आता है। तो सीधी सी बात ये आप ये समझिए कि शिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात किया गया आकलन ही क्या कहलाता है, सीधी सी बात है, शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद किया गया आकलन क्या कहलाता है, अधिगम का आकलन। तो इधर लिखिए, शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद, समाप्ति के पश्चात किया गया आकलन ही अधिगम का आकलन कहलाता है, अधिगम का आकलन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, ग्रेड अंक प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे को ग्रेड व अंक प्रदान किए जाते हैं, और क्या किया जाता है, शिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात ही ये वाला आकलन किया जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक रहा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इसके बाद आता है, ये यदि हो गया हो आपका, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसके पश्चात इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और देखिए ऐसी ये दमदार श्रृंखला है, और मैं तो कहता हूं कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं तो उसको पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, ऐसा नहीं कि हो गया चलो देख लिया, थोड़ा सा देख लें, झलक देख लिए, गाना सुन लिए शुभम सर का, या फिर शुभम जी का, तो अब इसके बाद जो है क्या करते हैं कि गाना तो सुन लिए, अब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, जिसके समझ में आ रहा है, जिसके लिए मैटर मैं मेन फोकस कर रहा हूं, कम से कम वो तो देखें इसको, वो तो समझें। और मैं गाइडर हूं ना कि, और मैं अपने नाम के आगे सर भी लगाना अभी पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं गाइडेंस या गाइडर, एक तरह से आप अपना गाइडर समझिए, है ना। तो अब देखिए अब क्या आता है, अधिगम के रूप में आकलन, किसमें, अधिगम के रूप में आकलन, यानी असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें भैया क्या होता है, देखिए जब बच्चे द्वारा, जब किसी बच्चे या व्यक्ति के द्वारा, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, अधिगम के रूप में, यानी एज, है ना। तो अधिगम के रूप में जब आकलन होता है, तो जब आप इसको एक बार पहले समझा देता हूं कि जब किसी बच्चे या व्यक्ति के द्वारा स्वयं का खुद से आकलन किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, स्वयं का स्वयं से परीक्षण करना ही या आकलन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। भैया इससे बहुत जोरदार क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, यानी कहा जाए कि 2-3 क्वेश्चन रखाए रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप सीटेट का एग्जाम दीजिए, यूपी टेट का दीजिए, किसी का भी दीजिए, 1-2 क्वेश्चन रखे रहेंगे इससे। तो जब खुद से आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं,
अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। क्या? अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। आकलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या है कि फिर से छोटा सा ही टॉपिक है, उस ये पूरा 5 है ना। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ये 3rd नंबर का पॉइंट है, 3rd नंबर का है। 4th नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि, और इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब बच्चे या किसी व्यक्ति के द्वारा खुद का खुद से आकलन किया जाता है, यानी स्वयं का स्वयं से जब परीक्षण किया जाता है, तो क्या कहलाता है? ये अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है, यानी असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? असेसमेंट एज लर्निंग। आइए 4th टॉपिक पे चलते हैं, चौथे चरण में चलते हैं, है ना। चौथे टॉपिक पे चलते हैं कि अब क्या है, 4th टॉपिक है कि अधिगम में आकलन किसे कहते हैं भैया? अधिगम में आकलन। असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, यानी आपको हम बता दें कि इसमें जब नोट डाउन करते जाएगा, इसको भी एक बार समझा देता हूं पहले कि जब क्या करते हैं अपन ग्रुप में एक दूसरे की मदद करके, समूह में, है ना, एक दूसरे के मतलब अपन समूह बनाए, और समूह में जब एक दूसरे मतलब हम और हमारे साथी हमारी मदद करते हैं, यानी एक दूसरे के द्वारा मदद किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? समूह में आपस में किया गया आकलन क्या कहलाता है? समूह में किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? अधिगम में आकलन कहलाता है, हैं? तो जब सीधे से आप लिख लीजिए, जब समूह में एक दूसरे से आकलन किया जाता है, इसे ही, यानी ग्रुप में किया गया आकलन, इधर लिखे दे रहा हूं कि ग्रुप में किया गया आकलन क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, क्या कहलाता है? अधिगम में आकलन कहलाता है। यानी जब अपन क्या करते हैं कि ग्रुप में आपस में समूह में बैठ करके एक दूसरे का परीक्षण करते हैं, एक दूसरे का आकलन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? ग्रुप में किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? असेसमेंट इन लर्निंग कहलाता है। असेसमेंट इन लर्निंग मींस अधिगम में आकलन कहलाता है। तो आज अपन फास्ट थोड़ा सा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखिए कि वीडियो अधिक बड़ा हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं कि वीडियो अधिक बड़ा होने से उनको आलस घेरने लगती है। तो मैंने बताया कि आलस्य कुतो विद्या, विधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस करने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, और अधनस्य कुतो मित्रम, है ना। तो सीधे से लिखा भी गया है, तो भी लोग बात मतलब आधा अधूरा वीडियो देख करके और चलते बनते हैं। तो देखिए, आलस करने से विद्या ग्रहण नहीं होगी। आलस्य कुतो विद्या, आलस करने वाले को विद्या कहाँ, है ना। तो चलिए 5वां नंबर आपका पॉइंट आता है अपना, विद्यालय आधारित आकलन या शाला आधारित आकलन या स्कूल बेस्ड लर्निंग। विद्यालय आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, है ना, स्कूल बेस्ड लर्निंग। इसके बाद आप देखिए इसमें क्या होता है भैया, NCF 2005, इसको भी एक बार समझाऊंगा कि NCF 2005 क्या कहता है। इसमें NCF 2005 के अनुसार कहा गया है
कि जो भी बच्चे के जहां एग्जाम होता है, सबसे पहले इसको मैं समझाना चाहूंगा कि इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको यदि आप समझ लिए तो ये मान लीजिए कि इसको आपने समझ लिया, विद्यालय आधारित आकलन आपने समझ लिया। इसमें बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ये है कि बच्चे का स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली क्या है। पहला ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली, भैया इसका मतलब क्या हो गया? स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली का मतलब, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली का मतलब है विद्यालय बच्चे का अपने ही स्कूल में परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका कारण समझिए क्यों होनी चाहिए। हम 10वीं के एग्जाम देने जाते हैं, अब भैया आए दूसरे शहर से आए मिश्रा जी, है ना, एकदम क्रोधित स्वभाव में आए हमारे क्लास में। अब क्या पता मैटर क्या हुआ घर में, अब आए और बोले कि जल्दी जल्दी कॉपी लीजिए आप लोग। पहले तो हम दूसरा शिक्षक देखते ही डर जाते हैं कि अरे यार, मतलब जिनको हम कभी नहीं देखे रहते हैं, कभी नहीं वो रहते, तो उनसे हम ऑटोमेटिक पहले से ही डर जाते हैं। तो हम डर जाते हैं, जब डर जाते हैं तो यही होता है कि जब बच्चे डर जाते हैं और क्या होता है, अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में नहीं कर पाते हैं, सीधी सी बात है। इस कारण से और होता क्या है, मान लीजिए आपके दूसरे परीक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं, तो क्या आपको उन्होंने अपनी विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, आपके सभी गुणों को उन्होंने परखा है? नहीं परखा है। आप खेल कूद में माहिर थे, आप सिंगिंग में माहिर थे, आप कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में भाग लेते थे, क्या उन गुणों को वो शिक्षक देखते हैं? नहीं देखते हैं, ना तो जानते हैं। तो इस कारण से आपका अच्छे से आकलन वो शिक्षक नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस विद्यालय में पढ़ता है, उसी विद्यालय में उसकी क्या होनी चाहिए? एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि इसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ा रहे हैं सर, और मिश्रा जी पढ़ा रहे हैं, और हमको पता है कि अरे प्रभुआ जी, मिश्रा जी आ रहे हैं, तो हम उतना नहीं डरेंगे, अरे वही सर हैं, मिश्रा जी हैं, चलो 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 मैथ पढ़ाते हैं ना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो मतलब डर नहीं रहता है, अच्छा अच्छा सर वो मिश्रा जी आ गए, अच्छा ठीक है। मतलब अपने टीचर चूंकि क्या हो जाता है कि साल भर उनके साथ हम रहते हैं, साल भर वो हमको शिक्षा देते हैं, तो एक मन में जो डर सा बना रहता है, किसी दूसरे व्यक्ति को जो देख करके मतलब आ जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। तो अपने शिक्षक, अपने परीक्षक जब वहां उपस्थित रहते हैं, तो हम दूसरे शिक्षकों की अपेक्षा क्या कर पाते हैं? अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। सेकंड है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब भैया क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन शाला आधारित आकलन में ही संभव है, विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। सतत, अब सीसी टेस्ट होते हैं हमारे, तो ये कहां संभव है? विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। दूसरे विश्वविद्यालय में जाके हम सीसी टेस्ट देंगे तो क्या वो जानेंगे कि बच्चा कैसा है? नहीं जानेंगे। तो इसलिए सीसी टेस्ट वगैरह ये कहां होते हैं? अपने ही विद्यालय, अपने ही महाविद्यालय में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो सीसी टेस्ट होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वो अपने ही विद्यालय में, अपने ही महाविद्यालय में होनी चाहिए। इससे बच्चे के बाहर का, यानी जो बच्चे के अंदर डर सा होता है, वो जो थोड़ा सा क्या होता है, फील करता रहता है, डर सा माहौल बना देते हैं जो बाहरी शिक्षक आते हैं। तो और भैया कहा ना जाए, किस्मत मतलब वैसी ना फंस जाए कि कोई बच्चा मान लीजिए नकल कर रहा है और एग्जाम शुरू होने वाली, नकल करते हुए पकड़ा गया। देखिए मैं अपनी बात बताता हूं, तो जब मैं 10वीं क्लास में गया था, तो एक बच्चे को जैसे ही उसने क्या किया, एग्जाम देने गए, तो बच्चे को मतलब कॉपी करते हुए पकड़ा गया, कॉपी करते हुए पकड़ा गया। तो बाहरी शिक्षक थे, उन्होंने जड़ दिया, 2 लगा दिए। अब जब उन्होंने 2 लगा दिए तो सब ऑटोमेटिक इतना डर गए कि मतलब हम स्वयं बताते हमारे हाथ कपने लगे थे। अब होता है भैया, डर सा माहौल जब बन जाता है, वो माहौल क्रिएट कर दिए। अब जो बनता रहा वो भूल गया, तो हो जाता है ऐसा। तो इसलिए बाहरी शिक्षकों और जो अपने शिक्षक यदि मार देते तो कहे हाँ ठीक ठीक है, इसको मारे हैं, ये इसी लायक था, है ना। तो इसलिए क्या होता है, बाहरी शिक्षक, पहले तो बाहरी शिक्षक दूसरा जड़ भी दिए, तो ये और डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो चलिए क्या होता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कहाँ संभव? अपने ही विद्यालय, अपने ही महाविद्यालय में संभव है। और तीसरा इसका पॉइंट है कि बच्चे विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं बाहरी शिक्षकों के रहने से। बच्चे परीक्षा में
अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कहां से कर पाएंगे, है ना। और बच्चे के सभी गुणों का आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के सभी पक्षों का आकलन नहीं कर पाएंगे, बच्चे के सभी पक्षों का आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। परीक्षा हम दे रहे हैं सतना में, कॉपी चेक हो रही है भोपाल में, है, या फिर मान लीजिए रीवा संभाग में चेक हो रही है। अरे रीवा संभाग वाले टीचर जानते हैं कि शुभम पांडे कैसा था क्लास में, क्या वो संगीत में भाग लेता था कि नहीं, खेल कूद में भाग लेता था कि नहीं। अरे वो हमारे सभी पक्षों का आकलन नहीं कर सकते भैया, मात्र हमारे कॉपियों को देख करके ही वो आकलन कर पाएंगे कि कैसा लिखा है। मात्र कॉपी और लिखावट, है ना, कॉपी लिखावट और उसमें किया गया जो है, जो भी अपन लिखते हैं उसके आधार पे मूल्यांकन कर देंगे। लेकिन हमारे सभी पक्षों का मूल्यांकन बाहरी शिक्षक नहीं कर सकते, दावे के साथ कह सकते हैं। और सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। अपने देश की परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो सके, यानी मात्र ये लिखित वाली परीक्षा को न लिया जाए, बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करे होना चाहिए। और इसके पश्चात उसका क्या होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट तैयार होनी चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए परीक्षा प्रणाली। और क्या दिया है इसमें, यही सब दिया गया है। देखिए विद्यालय आधारित आकलन में कि स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। और बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते दूसरे शिक्षकों के आने से, जहां हम विद्यालय शाला, जहां सेंटर हमें दिया जाता है 10th का 12th का, तो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी बातें थी, धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि मेरे पढ़ाने से और मेरी मतलब पढ़ाने के तरीके से और मेरे एक छोटे से जो भजन लेकर के मैं शुरू में आता हूं, या फिर कोई भी फिल्मी सॉन्ग है छोटा मोटा, ये भी मैं लेकर के आता हूं, ठीक है, फिल्मी सॉन्ग गा रहा हूं कुछ, और मोटिवेशनल कोट्स भी लेकर के आऊंगा कुछ दिनों बाद। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और ये मेरी मेहनत यदि थोड़ा सा भी दिख रही हो आपके लिए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका शुभम पांडे, आपका छोटा भाई, है ना, आपका सहपाठी और आपका गाइडर। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मैंने 7 या 8 वीडियो अभी बनाए होंगे और इतने लाइक्स, इतने व्यूज कि मतलब थोड़ा सा मन खुश हो जाता है। पढ़ाने में भी आनंद आता है अब अपने को कि चलिए कम से कम लोग देख तो रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन में हौसला बढ़ जाता है। तो यदि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, तो हो सकता है मैं इससे भी अच्छा और अच्छे हौसले के साथ आपको पढ़ा सकूं, आपका और आप मेरा मार्गदर्शन कर सके, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। तो ऐसा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे तक बढ़ाएं यदि थोड़ा सा भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। धन्यवाद।